ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जामताड़ा से। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। थाने पहुंचा मारपीट का मामला। विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल मौके पर पहुंचे। नारायणपुर थाना क्षेत्र के रजवाडीह गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो जामताड़ा से यह बड़ी खबर। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। हालांकि आपको बता दें ये मामला अब थाना पहुंच चुका है। विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी के नेता वीरेंद्र मंडल जो है वो इस दौरान पहुंचे। नारायणपुर थाना क्षेत्र के रजवाडीह के गांव की घटना है। और आरा से एक बड़ी खबर। बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। बता दें आपको गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। आरके सिंह की प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ है। नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति की यह घटना बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार गाड़ी पर हमला की खबर। असामाजिक तत्वों ने हमला किया। गाड़ी में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। ड्राइवर के साथ भी मारपीट हुई है। आरके सिंह की प्रचार गाड़ी पर हमला। ड्राइवर मारपीट में घायल हुआ है। सातवें चरण के चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। आखिरी चरण में 1 जून को पटना साहिब सीट को लेकर के चुनाव होना है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के अंशुल अभिजीत के बीच में सीधा मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद के लिए जहां साख का सवाल है तो वहीं अंशुल अभिजीत की सियासत किस्मत दांव पर है। कौन होगा पटना साहिब का नया किंग? क्या बीजेपी बचा पाएगी सीट या कांग्रेस के सिर सजेगा ताज? ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के नमन करितियो। लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण के रण में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है उनमें बिहार की पटना साहिब सीट भी आती है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि खुद पीएम मोदी इस सीट पर प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। 2008 तक बिहार की राजधानी पटना में केवल 1 लोकसभा सीट थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद 2 लोकसभा सीटें हो गई हैं, एक पाटलिपुत्र और दूसरी पटना साहिब। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद फिर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत। नरेंद्र मोदी जी का हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा साइलेंट सपोर्ट बेस है। महिलाओं का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, एंटरप्रेन्योर्स का, आईटी प्रोफेशनल का, स्टार्टअप का, किसानों का, दीदियां, चाहे हमारे वो जीविका दीदी हों या लखपति दीदी हों या जिनकी तमन्ना हो, ये सब मोदी जी के साथ है। तो रिजल्ट आश्चर्यजनक होंगे और 400 के पार निश्चित होंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के ही टिकट से चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा को भारी मतों से हराया था। तब रविशंकर प्रसाद को 6,07,506 वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,849 वोट हासिल हुए थे। यानी रविशंकर प्रसाद की जीत का मार्जिन 2,84,657 था। यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद के कंधों पर इस बार वही रुतबा बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अंशुल अभिजीत की वजह से इस सीट पर नए समीकरण बन रहे हैं। ये हमारे विधायक और जनता ने तय किया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैंने 2,90,000 वोट से हराया। इस बार उन्होंने कहा है 4 लाख के पार। बाकी जनता आशीर्वाद देगी। देश भर में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? 400 के पार तो तय है ना, तो 4 उनकी। पटना साहिब लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों का जिक्र करें तो यहाँ कायस्थों का दबदबा है। कायस्थों के बाद यादव और राजपूत वोटर आते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में पटना साहिब सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नंबर 2 पर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने पिछले दोनों चुनाव जीते हैं। यही वजह है कि नए समीकरणों के बीच बीजेपी के लिए ये सीट साख की लड़ाई जैसी है।
सातवें चरण के पहले सियासी पारा हाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिससे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया है। तो ऐसे में ममता बनर्जी की बैठक में आने से इनकार पर कयासों का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मतगणना के पहले ही गठबंधन टूट गया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले INDIA के सभी दलों का दिल्ली में जमघट सजेगा, जिसमें राहुल गांधी भी होंगे और अरविंद केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी होंगे और उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उस मीटिंग से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दूरी बना ली है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नतीजों से पहले ही INDIA में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ममता ने जो कहा उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ममता दिल्ली क्यों नहीं आ रही हैं, आप खुद सुनिए। वो इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर, अब माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने की वजह आखिरी चरण का मतदान है, जो कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में है। लेकिन चुनाव तो यूपी और बिहार में भी है। खैर, ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर बीजेपी को गठबंधन पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी अब नतीजों से पहले ही गठबंधन के बिखरने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने 1 जून को इंडी अलायंस की मीटिंग में आने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि उसके प्रदेश में चुनाव है और भी कारणों से वह नहीं आ सकती। परंतु जो सच है वह कह चुकी हैं कि वह इंडी अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी पहले, और अब वह शायद 2 मन में है कि उनको इंडी अलायंस का हिस्सा बनना है या बना रहना है या नहीं बने रहना है। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। TMC का कहना है कि ये इस चुनाव में किसी भी अन्य दिन से ज्यादा जरूरी है। इसमें कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता की सीटें भी शामिल हैं। इसलिए ममता इस दिन अपने राज्य में ही रहना चाहती हैं। ममता की इस सोच पर गठबंधन भी राजी है। ममता बनर्जी जी सही कह रही हैं कि 1 जून को पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आखिरी चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पसीने छुड़वा दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर ला दिया है, ऐसे में 1 जून को उनका पश्चिम बंगाल में रहकर वोटरों को मोटिवेट करना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका मनोबल बढ़ाना यह ज्यादा जरूरी है। नतीजे घोषित होने से पहले विपक्ष की इस बैठक का मकसद रणनीति पर चर्चा और 7वें चरण के दौरान पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा। 2 जून को केजरीवाल की जमानत अवधि भी खत्म हो रही है, तो उससे पहले गठबंधन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की योजना पर मंथन चाहता है। 7वें चरण के चुनाव के पहले सियासत में एम फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है। देखिए आखिर क्या है एम फैक्टर, जिसे लेकर बिहार से लेकर के यूपी तक सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। एम बोले तो मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र और मुगल। 7वें और आखिरी चरण से पहले एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द भी एम से आता है, मुझे। 2024 के लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के चुनाव प्रचार और मतदान में अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी और उनके विरोधियों के भाषणों में यही एम फैक्टर केंद्र में बना रहा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही एम फैक्टर हावी हो गया। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और विपक्ष के नेताओं के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब से ही मंदिर फैक्टर यानी एम फैक्टर पूरे चुनाव का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने
कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया, लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एम फैक्टर के दूसरे मुद्दे को दूसरे चरण के अंदर प्रमुखता से उठाया। ये एम फैक्टर था एम यानी मुस्लिम। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन पर आरोप लगाया कि ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, यानी इन लोगों में तीन बुराइयां साफ है, पूरी तरह 100%। ये कम्युनल है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है, और तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं। वोटिंग का तीसरा चरण आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान को मुद्दा बना लिया, और तब से एम फैक्टर का तीसरा शब्द यानी मंगलसूत्र राजनीति में ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी छीन लिया जाएगा। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीजेपी की तरफ से इस पर बाकायदा एक प्रचार विज्ञापन भी जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करके आधी संपत्ति छीन ली जाएगी। लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इसके पहले पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईवीएम पर सवाल उठाया है, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे अनर्गल बताया है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there is no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Like any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है। हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं,
ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाकर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। 1 जून को चुनावी रण का अंतिम पड़ाव है, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब वो चुनाव हारने लगते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम एक देश में मसला तो है ही ना। सारे प्रोग्रेसिव कंट्री बैलेट पेपर से इलेक्शन कराती है, तो हम क्यों नहीं करा सकते? और ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज ही है। अगर देश में बेईमानी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, चाहे वो ईवीएम का सवाल हो, चाहे वो 10 दिनों के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का मामला। लेकिन इस बार जनता पूरी तरह से तैयार मुस्तैद है और पूरी निगरानी कर रही है कि लोकतंत्र का चीरहरण नहीं होने देंगे। जिस शुचिता और पारदर्शिता के साथ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है। हम सब संतुष्ट हैं, देश की जनता संतुष्ट है। देखना है कि इंडी अलायंस हर चुनाव के भांति क्या इस बार भी अपने करारी शिकस्त का दोष ईवीएम पे लगाएगा और जनता के मैंडेट का अपमान करेगा। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल करेगा, क्योंकि कोई ना कोई खंभा तो चाहिए खिसियानी बिल्ली को नोचने के लिए। जब जब विपक्ष को हार होते दिखती है तब तब ईवीएम इनके लिए एक राजनीतिक कहावत बन गई है, एक पॉलिटिकल रेटोरिक्स। विपक्ष को अब लगने लग गया है कि 4 तारीख को विपक्ष बुरी तरीके से हार रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तो पता नहीं इनकी हालत क्या होने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता भी खुलेगा कि नहीं, इस पे भी शक है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।